नमस्कार। आज हम कक्षा 10 अध्याय 6 केंद्र सरकार के भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने अभी तक की कक्षा के अंदर जो पढ़ा है उसको एक बार स्मरण कर लेते हैं। हमने इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर केंद्र सरकार के पाठ के अंतर्गत हमने राज्यसभा के संगठन और उसकी रचना और राज्यसभा की शक्ति और कार्यों के बारे में अध्ययन किया था और उसको ठीक से समझा था। आइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम भारत के कार्यपालिका जो है उसका अध्ययन शुरू करने वाले हैं। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था के अंदर जो द्वितीय प्रकार की व्यवस्था है कार्यपालिका, उसका जो पहला अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति, उसके बारे में आज मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और उसको आज हम समझेंगे। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक प्रमुख व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रधान होगा। अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुबंध 52 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करने की जो समस्त शक्तियाँ जो होगी वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ब्रिटेन की जो संसदात्मक व्यवस्था है वही उसी प्रकार की संसदात्मक व्यवस्था या कार्यपालिका की जो व्यवस्था है वो हमारे भारत में हूबहू अपना ली गई है। कार्यपालिका का चूंकि राष्ट्रपति प्रधान है, इसलिए राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है अपने पदाधिकारियों के सहयोग के माध्यम से। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी ये प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। इनके सहयोग के माध्यम से, इनके योगदान के माध्यम से समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था की अगर बात करें, हूबहू वैसी ही भारत की संसदात्मक व्यवस्था है। तो भारत के राष्ट्रपति का वही स्थान है जो कि ब्रिटेन के सम्राट का है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो वैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। समस्त शक्तियों का प्रयोग मूल रूप से प्रधानमंत्री करता हुआ दिखेगा। किसके नाम से ये सारी शक्तियों का प्रधानमंत्री प्रयोग करेगा? अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम से सारे काम प्रधानमंत्री करेगा। यह वास्तविक प्रधान होगा। वैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का एक प्रमुख व्यक्ति होगा, लेकिन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता हुआ दिखाई देगा। यह कि यह स्थिति ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वैधानिक रूप से वहाँ का सम्राट जो कि एक प्रकार का राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति भारत में है वैसी ही ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति ब्रिटेन में है। तो सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता हुआ कार्यपालिका का दिखाई देता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद उपबंध 58 में दे रखी है, जिसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हो सकता है? तो वह होगा भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता। कम से कम
35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा की जो योग्यता है उसको प्राप्त करता हुआ होना चाहिए, वो रखता हो अपने अंदर योग्यता। लोकसभा सदस्य की जो योग्यता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की और योग्यता की बात करें तो वह राज्य और केंद्र के किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये भी ऐसा अगर है तो उसको अपने उस पद से त्याग देना पड़ेगा और राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कुछ इसकी योग्यता है। अनुच्छेद उपबंध, भारतीय संविधान के उपबंध 58 में यह योग्यता दे रखी है, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो अनुच्छेद 54 में ये स्पष्ट कहा गया है भारतीय संविधान के कि इसका चुनाव अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जब मैं राज्यसभा के बारे में जब चर्चा कर रहा था तो उस समय इसके बारे में थोड़ा सा मैंने स्पष्ट किया था आपको। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा। कौन सी मत पद्धति? एकल संक्रमणीय। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक न्यूनतम कोटा निर्धारित करना होता है। क्या निर्धारित करना होता है? न्यूनतम कोटा। अब ये न्यूनतम कोटा निकाला कैसे जाता है, तो एक इसका सूत्र है, कुल वेद मत की संख्या और निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्लस 1 और यहाँ पर भाग में प्लस 1। ये सूत्र के द्वारा न्यूनतम कोटा निकाल दिया जाता है। न्यूनतम कोटा निकालने के बाद जो न्यूनतम कोटा आता है उतने मत अगर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, वह देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। इस न्यूनतम कोटे को समझते कैसे निकाला जाता है, तो देखिए, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर 4 उम्मीदवार खड़े हुए, महेश, रामलाल, प्रतिभा और कल्लू। अब इन चारों ने अपना आवेदन पत्र भर दिया निर्वाचन मंडल के सामने। राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। मतदान में जैसे कुल मत में भाग लेने वाले, मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य है वह है जैसे 103। अब इन 103 सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में मत दिया। देखिए, जब ये मत देने जाएंगे 103 सदस्य, तो वरीयता क्रम निर्धारित करेंगे। ध्यान रखना, जैसे सामान्य मतदान होता है लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों का लोकसभा विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के लिए कि कुछ 15-16 उम्मीदवार खड़े, उसमें से किसी एक को चुनेंगे, वो अगर ज़्यादा मत प्राप्त कर लेता तो जीत जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वरीयता क्रम देना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों को, और उनको वरीयता देनी पड़ती है कि 1 नंबर पर आप किसको चुनना चाहते हो, 2 नंबर पे किसको, 3 नंबर पे किसको, 4 नंबर पे किसको। अब ये वरीयता क्रम दे दिया, मतदान हो गया, बैलेट पेपर के ऊपर ये सबके नाम होते हैं, वरीयता क्रम देख के, और मतपत्र हो गया। तो मतपत्रों की जब गिनती शुरू होती है राष्ट्रपति के, तो उसमें जैसे 103 लोगों ने भाग लिया मतदान में, उन 103 लोगों के अंदर कुल वेद मतों की संख्या 100 है। 3 मतपत्र खारिज कर लिए गए। वेद मतपत्र कितने हैं? 100। 3 क्या हो गए? खारिज हो गए। और निर्वाचित होने वाले सदस्यों की या व्यक्तियों की संख्या, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, भारत का राष्ट्रपति कोई एक बन सकता है, तो निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने हैं? 1। अब इसमें क्या किया जाएगा? सूत्र के अनुसार यहाँ 1 जोड़ दिया जाएगा, और क्योंकि राष्ट्रपति इन 4 में से कोई एक निर्वाचित होगा, इसलिए यहाँ 1 और जोड़ देंगे, और इस प्रकार से ये सूत्र के द्वारा न्यूनतम कोटा निकाल लिया जाएगा। तो जैसे देखिए, इसको समझते हैं, जैसे किसी सदस्य को 100 वेद मत से महेश को मिले 40, रामलाल को मिले 30, प्रतिभा को मिले 20 और कल्लू को मिले 10।
अब मतपत्रों की जब गिनती शुरू होती है तो न्यूनतम कोटा जो है, जैसे इसको देखिए तो कितना आया 51। तो 51 मतलब आधे से एक ज़्यादा जिसको मत प्राप्त हो जाएगा, आधे से एक ज़्यादा जिसको मत प्राप्त हो जाएंगे, वह उम्मीदवार राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 लोग खड़े हुए, महेश को 40 मत मिले लेकिन न्यूनतम कोटा किसी ने प्राप्त नहीं किया। तो अब क्या किया जाएगा, सबसे कम उम्मीदवार जिसको मिले, सबसे कम मत मिले हैं, उसको इस प्रक्रिया से हटाकर इसके मत इन 3 लोगों में डिवाइडेड कर दिए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे, तो जैसे कल्लू को मत देने वाले, कल्लू को वरीयता क्रमांक 1 देने वाले लोगों ने वरीयता क्रमांक 2 किसको दिया इन तीनों में से। जैसे वरीयता क्रमांक 2 महेश को 3 लोगों ने दिया, 10 में से रामलाल को 2 लोगों ने दिया और प्रतिभा को 10 में से 5 लोगों ने ये दिया। अब देखिए तो ध्यान में आएगा, तो आप देखेंगे तो किसी ने अभी भी 51% का जो न्यूनतम कोटा वो प्राप्त नहीं किया। अब क्या किया जाएगा, जो तीसरे नंबर का व्यक्ति है उसको भी इस गणना प्रक्रिया से हटाकर इसके भी मतदान, अब इन दोनों में मतपत्र डिवाइडेड कर दिए जाएंगे। तो जैसे इसको प्रतिभा को पहला क्रमांक देने वाले लोगों की संख्या 20 है और दूसरा कल्लू के जो लोग हैं वो दूसरा क्रमांक देने वाले लोगों की संख्या 5 है। तो क्या किया जाएगा, अब इसमें जो जिन लोगों ने इन दोनों में से तीसरा क्रमांक किसको दिया है उसके अंदर यह मत डिवाइड कर लिए जाएंगे और इसमें जो पहला क्रमांक और किसको दिया है उसके मतपत्र, जैसे पहला नंबर इसके मत 20 है, इसमें से इसको देने वाले लोगों के अंदर 20 लोगों के अंतर्गत 11 लोगों ने महेश को दिया और 9 लोगों ने रामलाल को दिया। इसमें से तीसरी वरीयता 5 लोगों ने तीसरी वरीयता रामलाल को दी। अब देखिए, अब इनका टोटल कर लिया जाएगा, 40 और 51 और ये हो गए आपके 54 और इसके देखिए 40, 41 और 5 46। तो देखिए अब महेश ने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया, 54% मत हो गए इसके। अब ये महेश राष्ट्रपति पद का निर्वाचन महेश का हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूनतम कोटा निर्धारित करके एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो मैंने अभी समझा, मत पद्धति को हमने अभी समझा, इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अब आगे हम समझते हैं महाभियोग। ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है संविधान के अनुबंध 61 में दे रखी है। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति अगर संविधान के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों के इतर जाकर कोई कार्य करता है, अनैतिक आचरण करता हुआ अगर दिखता है, तो संसद के दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इसके अंतर्गत राज्यसभा या लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में से इसके महाभियोग की प्रक्रिया के प्रस्ताव के ऊपर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, तभी जाकर ये प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। संसद के 1/4 सदस्यों के अगर इसके प्रस्ताव महाभियोग के प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, चर्चा होती है और अगर चर्चा में वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना पड़ेगा। इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो आज हमने भैया बहनों इस पूरे बिंदु के अंदर, आज के इस अध्याय के अंदर, भाग 3 के अंदर हमने राष्ट्रपति को विस्तृत रूप से समझा। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि अभी हम लंबे समय तक ऑनलाइन ही अध्ययन करने वाले हैं।
क्योंकि 31 तक सरकार के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसलिए हम घर पर बैठ के ही ऑनलाइन अध्ययन करें और बताए गए दिए हुए काम को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखें। उत्तर पुस्तिकाओं में अभी मैं आपको इस वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे तो एक प्रश्न कुछ दिखाई देंगे। उन प्रश्नों को हम ठीक से सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और भैया जी जब आपके पास आए तो उसको जांच करा ले रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।